सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कल हमने देखा था अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। और ये अटैकिंग रिएजेंट हमारी दो प्रकार की होती है, हमने इसको भी देखा और ये भी जाने कि जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट किए तो ये तीन प्रकार की निकल के आई। ये बातें हम कल सीख चुके हैं। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट, उसी चैप्टर में एक अगला टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि जिसको हिंदी में हम लोग प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट को जानने से पहले हमको थोड़ी सी बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। उसके बिना शायद हम इंडक्टिव इफेक्ट को उतनी अच्छी से नहीं समझ पाएंगे। तो जो अभी हम फर्स्ट में सीखने वाले हैं उनका नाम है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसका यह मतलब हुआ कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, डिस्प्लेस होती है, किसी एक और क्या होती है, डिस्प्लेस होती है, तो उस मॉलिक्यूल्स, उस कंपाउंड, उस एलिमेंट पे क्या प्रभाव पड़ती है उसको समझ लेते हैं। इसको भी एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग और एक चीज को समझेंगे जिनका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको हम EN से रिप्रेजेंट कर देंगे। EN मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए सबसे पहले हम आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में समझाते हैं कि क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि दो एलिमेंट आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई है और उस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स, जिधर जो एलिमेंट अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है वो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। एक बार फिर से बता दें कि अगर दो एलिमेंट आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हो, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई हो, सहसंयोजी बॉन्ड से जुड़ी हुई हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एलिमेंट्स की तरफ क्या हो जाती है, पार्शियली शिफ्ट हो जाती है। यानी कि जिस एलिमेंट के पास में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की क्षमता होती है उस एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल पे समझते हैं। मान के चलिए कि आपके पास में दो एटम है, एक एटम A और एक एटम B। ये दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसका ये मतलब हुआ कि मान के चलिए यहां का जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स आपका A का है और ये इलेक्ट्रॉन्स B का है। दोनों आपस में शेयर करके एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण किया। तो क्या हुआ अगला केस में कि यहां का इलेक्ट्रॉन्स, A का इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली B की ओर शिफ्ट हो जाए। इस तरह से आप देखेंगे पार्शियली किधर शिफ्ट हो जाए, B की ओर शिफ्ट हो जाए, तो इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। यानी कि वो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है वो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। मतलब ये दोनों का अगर हम कंपेयर करके देखें A और B को, तो B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, यहाँ पे A की अपेक्षा में ज्यादा होगा। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो B की ओर क्या कर गया है, शिफ्ट कर गया है। और इसी घटना को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। यानी कि अब यहां पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं द एबिलिटी ऑफ attracting electron toward the atom known as electronegativity of that atom। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की क्षमता उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। बात समझ में आया होगा। अब थोड़ी सी हम जानकारी यहां पे ले लें।
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें हम तो किसी एटम का साइज में क्या प्रभाव पड़ता है और चार्ज होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अगर हम बात करें किसकी, साइज की, फर्स्ट हम बात करें साइज, एटॉमिक साइज की। अगर एटॉमिक साइज है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, En का मतलब हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। यानी कि जैसे जैसे एटम का साइज हमारा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते जाएगी, घटते जाएगी। क्लियर? जैसे कि मान के चलिए हम यहां पे फ्लोरीन को उठा लेते हैं और क्लोरीन को उठा लेते हैं। फ्लोरीन का 9 होता है जबकि क्लोरीन का आपका 17 होता है, ये बात हमको पता है। अगर हम इसको कॉन्फ़िगरेशन में तोड़ दें तो आपको ये मिलेगा 27 जबकि ये मिलेगा 287। इसमें केवल आपका 2 ऑर्बिट है जबकि इसमें आपका 3 ऑर्बिट है। तो सेंटर से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होगी उसकी दूरी क्या होगी, बढ़ते जाएगी साइज के बढ़ने पर। और साइज के बढ़ने पर जब ये दूरी बढ़ेगी तो इस इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस पार्ट अपनी ओर ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या हुआ कि जैसे जैसे हम क्या किए, साइज को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते चले जाएगी। अब याद रखेंगे ये पॉइंट, पहला इफेक्ट डालती है साइज में। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब अगर ये दोनों की हम कंपेयर करके देखें कि F और Cl में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका ये मतलब हुआ F के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि Cl की अपेक्षा में F का साइज क्या है, छोटा है, और जिसका साइज जितना छोटा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही होता है। साइज को बढ़ाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। ये बात समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज है चार्ज, समझिएगा। दूसरी चीज है चार्ज। चार्ज आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज। जिसके पास में जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा। इसका ये मतलब भी होगा, मान के चलिए हम एग्जांपल के तौर पे समझे कि हमारे पास में 2 एलिमेंट है, 2 चार्ज है, Fe+2 और एक है Fe+3। अब बात रही यहां पे कि इस दोनों में किसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो हमने यहां पे क्या लिखा कि जिसके पास में चार्ज ज्यादा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही क्या होता है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता। या ये Fe 3 इलेक्ट्रॉन्स खो चुका है और ये Fe 2 इलेक्ट्रॉन्स खो चुका है, तो ये ज्यादा रफ्तार से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की काबिलियत रखता है। किसकी अपेक्षा में, Fe2 की अपेक्षा में। इसीलिए इस दोनों को कंपेयर करें हम तो Fe+3 के पास में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। जिसके पास में जितना चार्ज उपस्थित होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा। ये 2 बात आप याद रखेंगे। चलिए, लेकिन आप याद रखेंगे ये जो चार्ज आप देखेंगे वो आपका पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये चीज आप याद रखेंगे, ये चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। क्लियर? थोड़ी सी हम पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी हम पीरियोडिक टेबल की बात करें। ये देखिए पीरियोडिक टेबल क्या होता है। इस तरह से आपका पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। मान के चलिए पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में जब आप यहां से इस ओर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। जब आप पीरियोडिक टेबल में यहां से इस डायरेक्शन पे मूव करेंगे
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। जबकि आप पीरियोडिक टेबल में डाउन की ओर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते जाएगी। ये बात याद रखेंगे। ये शॉर्टकट तरीका है कि आप किसी एलिमेंट या एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पहचानने का। पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट की ओर जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, डाउन की ओर मूव करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। याद रखिएगा, ये पीरियोडिक टेबल में हमको समझ में आता है। जैसे कि मान के चलिए हम इस ओर गए तो आपको क्या मिला, इधर गए तो बोरोन मिला, कार्बन मिला, नाइट्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला और फ्लोरीन मिला। इतने से एग्जांपल हम लेके चलते हैं। तो हम क्या देखें, हमने पीरियोडिक टेबल में इस ओर मूव किया तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, एफ का होगा। इससे कम किसका होगा, ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर सबसे कम बोरोन का। इस तरह से इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। मतलब फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फ्लोरीन से कम ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का, फिर बोरोन का। यह है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब इस तरह से आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में बढ़ते जाती है। अगर हम नीचे की ओर जाएं तो वो क्या होते जाती है, घटते जाती है। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया बेरिलियम, लिख दिया और क्या लिख दिया, Mg। तो हम किधर देख रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब यहाँ पे बेरिलियम के पास में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा एज कंपेयर टू Mg। Mg की अपेक्षा में बेरिलियम के पास में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। ये बातें आप समझ गए होंगे। क्लियर? तो ये था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो हम अभी पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। इसलिए हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को थोड़ा सा जानना आवश्यक था। चलिए आगे हम एक और टॉपिक की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ये केमिस्ट्री में दो प्रकार की होती है। एक होती है आपका परमानेंट इफेक्ट और एक होती है टेम्पोररी इफेक्ट। यानी कि एक होती है अस्थायी प्रभाव और एक होती है अस्थायी प्रभाव। मतलब ये दो प्रकार की होती है। पहला को हम कहेंगे परमानेंट इफेक्ट और दूसरा होगा आपका टेम्पोररी इफेक्ट। इस तरह से दो इफेक्ट होती है। किसका? इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का, परमानेंट इफेक्ट और टेम्पोररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट के अंदर पे आपको तीन चीज दिखाई देगी और इस पहला इफेक्ट को हम जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से। इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा जो इफेक्ट आपको दिखाई देगा इसको हम लोग जानते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के नाम से। मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसको आप रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हैं। और तीसरा जो इफेक्ट होता है परमानेंट इफेक्ट, इसको हम लोग जानते हैं हाइपर कंजुगेशन के नाम से। किसके नाम से जानेंगे? हाइपर कंजुगेशन के नाम से जाना जाता है। हाइपर कंजुगेशन के नाम से जाना जाता है। हिंदी में हाइपर कंजुगेशन को अति संयुग्मन कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को प्रेरक प्रभाव कहा जाता है। मेसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर आपका अलग अलग होता है। और
हाइपर कंजुगेशन का मतलब होता है अति संयुग्मन। तो इस तरह से आपका परमानेंट इफेक्ट होता है। दूसरी चीज, जो टेम्पोररी इफेक्ट होता है, ये दो तरह की होती है। पहला टेम्पोररी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। और दूसरा टाइप को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दूसरा टाइप को कहा जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये देखिए, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमारा टूट जाता है। पहले दो भाग में टूटती है, परमानेंट इफेक्ट और टेम्पोररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट आगे चल के तीन भाग में फिर से टूटती है, 3 पार्ट में। पहला को हम इंडक्टिव इफेक्ट नाम से जानते हैं, दूसरा को जानते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के नाम से, और तीसरा को जानते हैं हाइपर कंजुगेशन के नाम से। जबकि टेम्पोररी इफेक्ट आगे चल के आपका दो भाग में टूटता है। पहला को जानते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और दूसरा को जानते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के नाम से। अब इसमें फर्क क्या है उसको भी समझ लीजिए कि कहां पे आपका टेम्पोररी इफेक्ट होता है और कहां पे आपका परमानेंट इफेक्ट होता है। यह बात भी आपको समझनी आवश्यक होगी। तो चलिए इसको भी समझते हैं कि परमानेंट इफेक्ट और टेम्पोररी इफेक्ट में क्या क्या घटनाएं घटती है। आपने कल की क्लास में अटैकिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अटैकिंग रिएजेंट उस जगह पे अटैक करती है जहां पर कोई रिएक्टेंट हो या जहां पर कोई इंटरमीडिएट हो, उसको हम लोग अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं। तो जो घटनाएं आपका विथआउट अटैकिंग रिएजेंट में होता है, मतलब अटैकिंग रिएजेंट के बिना होता है, उसको हम लोग कहते हैं परमानेंट इफेक्ट। और जहां पे आपका अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट हो तब ये घटनाएं घटती हो, उसको कहा जाता है टेम्पोररी इफेक्ट। मतलब ये हुआ अटैकिंग रिएजेंट इज नॉट नीड। परमानेंट इफेक्ट होने के लिए आपको अटैकिंग एजेंट नॉट नीड, इसमें आपकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बिना अटैकिंग रिएजेंट के क्या हो जाती है, ये घटनाएं घटती है, जिसको हम परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। जबकि टेम्पोररी इफेक्ट में आपका अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, कंपलसरी होता है, आवश्यक होता है, नीड होता है। विथआउट अटैकिंग रिएजेंट के आप टेम्पोररी इफेक्ट नहीं करा सकते। क्लियर? तो ये मेजर प्रॉब्लम थी दोनों में कि कब हमारा परमानेंट इफेक्ट होता है और कहां पे टेम्पोररी इफेक्ट होता है। परमानेंट इफेक्ट विथआउट अटैकिंग रिएजेंट और इसमें विथ अटैकिंग रिएजेंट, ये फर्क होती है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सबसे फर्स्ट में इंडक्टिव इफेक्ट की। क्या होती है इंडक्टिव इफेक्ट, हम इसको एकदम डीपली आपको समझ में आने लायक 100% हम इसको डील करने वाले हैं। तो चलिए इंडक्टिव इफेक्ट को डील करते हैं और समझते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है। चलिए, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव किसको कहते हैं, इसको इन डेप्थ समझते हैं। क्या होती है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, पहले समझिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट में बी डिफाइंड एज द परमानेंट इफेक्ट। हम जान चुके हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है, परमानेंट इफेक्ट होती है। इस इफेक्ट को कराने के लिए आपको अटैकिंग रिएजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, ये परमानेंट होती है।
permanent effect of electrons forming a covalent bond toward the more electronegative element or group। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स उस ओर कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करेगा जिस ओर आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो या कोई ग्रुप उपस्थित हो। इसको हम लोग प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। और ये प्रभाव 3-4 कार्बन की सीरीज तक जाते जाते लगभग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक बार फिर से यह प्रभाव 3 से 4 कार्बन तक जाते जाते क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे हम। और चलते हैं हम इसको इस तरह से समझिए। मान के चलिए कि आपका ए और बी के बीच में क्या बना हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। अब यहां का इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स है और यहां भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ए की इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा किधर शिफ्ट हो जाए, बी की ओर शिफ्ट हो जाए, यह आप यहां पे कहना गलत होगा कि यह बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। बॉन्ड यहां पे ब्रेक नहीं होती है, केवल ए का इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बी की ओर शिफ्ट हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा बी की ओर शिफ्ट होने से इस बी में आपका पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ए के ऊपर में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब यह हुआ कि ए की अपेक्षा में बी ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या हुआ, बी की ओर शिफ्ट कर गया। ये तो रही हमारा बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ए की अपेक्षा में बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्यों? क्योंकि बी की ओर हमारा इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर चुका है। इसीलिए तो बी में पार्शियली आंशिक रूप से माइनस चार्ज आ गया और ए पे आंशिक रूप से क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। चलिए और इसको हम आगे समझते हैं। मान के चलिए कि हमने एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लिया, सपोज दैट हम एक्स लेते हैं। यहां पे एक्स जो हम ग्रुप लेंगे या एलिमेंट लेंगे, ये है आपका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप मतलब ये हुआ कि अगर एक्स लगा हुआ है तो वो अपनी ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। एक बार फिर से, एक्स को हमने क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। मतलब अगर किसी सीरीज में एक्स लगा हुआ है तो एक्स उस सीरीज से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, खींचेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए ये एक हमारा कार्बन का सीरीज है। इस तरह से कार्बन का एक सीरीज है और इस सीरीज के इस टर्मिनल पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है। तो एक्स आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। मतलब ये हुआ कि ये एक्स इस कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। ये एक्स इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। मतलब ये इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन को खींचा, किसका इलेक्ट्रॉन्स को, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स को एक्स अपनी ओर खींचा। तो इसमें क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन्स एक्स की ओर शिफ्ट हुई तो इस एक्स के ऊपर में पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया, जबकि इस कार्बन पे आपका क्या चला गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज चला गया। ध्यान से समझिएगा ये पॉइंट को, हम इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी बता रहे हैं आपको। अब क्या हुआ, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई तभी तो प्लस चार्ज आया। अब इस कार्बन पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इस कार्बन की ओर से अपनी ओर खींचना शुरू करेगा। तो यहां का खींचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। मतलब इस कार्बन पर भी आपका आंशिक रूप से यानी कि 2 डेल्टा यानी कि प्लस चार्ज घटते जा रहा है। आंशिक रूप से क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। और इस तरह से आपका यहां पर प्लस डेल्टा डेल्टा चार्ज प्रेजेंट हो जाएंगे।
अब यहां क्या करेगा, ये भी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, यानी कि इसका प्रभाव इसमें भी थोड़ा सा पड़ेगा, मतलब यहां आपका और थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह से ये भी क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा इस तरह से, तो यहां पर 4 टाइम डेल्टा आ जाएगा। और इसके बाद में इधर आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यही बातें यहां पे लिखा हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट बिकम 0 अप टू 3-4 सीरीज ऑफ कार्बन एटम। 4 से 5 कार्बन के आते आते इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मतलब यहीं तक आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा, उसके बाद में इधर इफेक्ट डालना बंद कर देता है। और यही घटनाएं आपका क्या कहलाती है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाती है। अब यहां इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, नेगेटिव की ओर। मतलब ई एक्स क्या था आपका, ई अट्रैक्टिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींचने वाला ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, सी का इलेक्ट्रॉन्स को एक्स अपनी ओर खींचा, इसके खींचने से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई, तो यहां का इलेक्ट्रॉन पार्शियल इधर शिफ्ट हुआ, यहां भी इसी तरह से सब इलेक्ट्रॉन्स इधर क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो गया। मतलब ये हुआ कि यहां इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचने से इसका इफेक्ट यहां तक पहुंचा, लेकिन चार्ज जो है वो धीरे धीरे क्या होते गया, घटते गया। और 4 कार्बन के बाद में इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। उसके बाद उधर इफेक्ट नहीं डाल पाती है। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें अगर आपका माइनस चार्ज लगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर अट्रैक्ट हुआ, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। इसको कहा जाता है माइनस आई इफेक्ट, यानी कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। याद रखेंगे, क्या कहा जाता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। और थोड़ी सी जानकारी, सपोज दैट हमने एक दूसरा और एलिमेंट लिया, मान के चलिए वाई। ये वाई क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव ग्रुप का क्या मतलब, कि जहां पर भी वाई रहे वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भेजना चाहता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपने से दूर धकेलता है। तो इस केस में क्या होगा, इसको भी आप समझ लीजिए। इसी तरह से आपका कार्बन का सीरीज बना हुआ है, ये देखिए इस तरह से यहां पे लगा गया है आई। अब ये आई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अपनी से क्या कर रहा है, दूर धकेल रहा है। क्यों, क्योंकि वाई आपका रिपल्सिव ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सिव ग्रुप, अपने से इलेक्ट्रॉन्स को दूर भेजने वाला ग्रुप है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को इस ओर भेजेगा, तब इस घटना में क्या होगी, आंशिक रूप से इस वाई पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, जबकि इस कार्बन पे आंशिक रूप से माइनस चार्ज आ जाएगा। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुई, ज्यादा हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ये कार्बन क्या करेगा, अपनी ओर फिर से धकेलने का कोशिश करेगा। तो इस कार्बन पर भी थोड़ी सी प्रभाव पड़ेगी माइनस चार्ज की, इस कार्बन पर भी थोड़ी सी माइनस चार्ज की प्रभाव पड़ेगी, और इस कार्बन पर भी थोड़ी सी माइनस चार्ज की प्रभाव पड़ेगी। और इसी तरह से 4-5 कार्बन के बाद में इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। उसके बाद में वो इफेक्ट नहीं डाल पाएगी। तो इस तरह से जो इफेक्ट पड़ा यहां पर, इसको हम लोग प्लस आई इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये आपका किसके नाम से जाना जाएगा, प्लस आई इफेक्ट के नाम से जाना जाएगा। तो यहां पे आपको 2 चीज देखने के लिए मिली, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट उसको कहते हैं जिसमें हमारा कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा हुआ हो या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप लगा हुआ हो, तो वो अपनी ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने से जिधर से अट्रैक्ट कर रहा है उसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अगर उसी टर्मिनल पे कोई इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव ग्रुप लगा हुआ हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भेजने वाला ग्रुप लगा हुआ हो, तो इस केस में क्या होगा,
कि इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर जितना दूर इफेक्ट पड़ेगा उसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये चार्ज क्या होते जाएगी, धीरे धीरे घटते जाएगी और 3-4 कार्बन के बाद में इसका इफेक्ट 0 हो जाता है। तो इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट हमारा दो तरह का बन जाती है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। क्लियर? चलिए, ये बातें आप समझ में आ गया होगा किसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे इसको और हम बेटर से ढंग से समझते हैं कि क्या होती है आपका प्लस आई इफेक्ट और क्या होती है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में कौन कौन से ग्रुप आते हैं और माइनस आई इफेक्ट में कौन कौन सा ग्रुप आते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ी सी। चलिए, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट में कौन कौन से ग्रुप आते हैं इसको समझते हैं। पहले हम समझेंगे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप के बारे में। प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जिसको हम इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव ग्रुप के नाम से जानते हैं। इसमें हम जान चुके थे कि हमारा क्या था, वाई अपने से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था, यानी कि दूर भेज रहा था। इसीलिए यहाँ पे पार्शियली क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन्स दूर जाने की वजह से। इसलिए इस वाई को हम प्लस आई यानी कि प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जाने। और इस प्लस आई इफेक्ट में सबसे पहले क्या होती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक्चुअल में क्या होता है, न्यूट्रल्स होता है। ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है ना इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करती है। याद रखेंगे आप ये पॉइंट। इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसा एलिमेंट है या ग्रुप मान के चलिए है जो इलेक्ट्रॉन्स को ना अपने से दूर भेजती है ना अपनी ओर खींचती है। तो यहां पे सबसे कम प्लस आई इफेक्ट डालने वाला कौन होता है, H से ज्यादा प्लस आई इफेक्ट डालने वाला CH3, फिर CH3CH2, फिर CH3 2 टाइम्स CH, फिर CH3 थ्राइस C। मतलब सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट आपका ये डालता है और सबसे कम आपका कौन डालने वाला है, हाइड्रोजन डालने वाला है। मतलब ये हुआ कि इस केस में क्या देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन्स अपने से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को दूर भेजता है। ये सब ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भेजता है। मान के चलिए यहां पे हम कुछ इस तरह से समझे कि यहां पे इस तरह से है, मान के चलिए इसको हम इस तरह से समझे, ये हाइड्रोजन, ये C यहां पे जुड़ा हुआ है, इस तरह से ये C यहां पे जुड़ा हुआ है। अब इस C पे मान के चलिए कि प्लस का चार्ज है। आप समझेंगे ये पॉइंट को। दूसरी चीज आप समझ लीजिए कि हम एक H को हटाए और एक CH3 ग्रुप जोड़ दिए, दो जगह पे आपका हाइड्रोजन है, अभी भी इसमें प्लस चार्ज है। यहां पे फिर उसी तरह से कहानी बनी, CH3 दो जगह पे जुड़ा हुआ है, H इसमें भी प्लस चार्ज है। और एक हम ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये देखिए यही तो है आपका CH3 टाइम C, CH2 CH, ये इसी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए। अब हम क्या जान रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से क्या करता है, दूर नहीं भेजता है, ना ये खींचता है ना धकेलता है। मतलब यहां इस कार्बन पे जितनी चार्ज उपस्थित है उतनी चार्ज आपका बनी रहेगी। लेकिन इसका आगे आप ध्यान दीजिए कि इस कार्बन पे प्लस चार्ज होने की वजह से इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो क्या यहां पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो CH3 ग्रुप का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने से क्या करता है, दूर भेजता है। मतलब यहां से CH3 से अगर इलेक्ट्रॉन्स इस C पॉजिटिव की ओर आया तो इस C का प्लस चार्ज में क्या आएगा, थोड़ा सा कमी आएगा। जबकि यहां पे जितना प्लस चार्ज था उतना ही यहां पे बना हुआ है, क्योंकि यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स इधर भेजने वाला नहीं है। जबकि यहां पे
एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को इस C+ की ओर क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से इस C पे आपका प्लस चार्ज क्या हो रही है, थोड़ी सी कम हो रही है। उसी तरह से आगे देखिए, यहां से ये भी इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन को ट्रांसफर कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है, उधर शिफ्ट कर रहा है। मतलब यहां का प्लस चार्ज इसकी अपेक्षा में फिर कम हो गया, यहां पे फिर आइए, इस तरह से ध्यान से देखिए, ये भी तीन तरफ से माइनस नेगेटिव को भेज रहा है, तो यहां का प्लस चार्ज इसकी अपेक्षा में भी क्या होने लगा, कम होने लगा। तो क्या समझे आप कि जहां पे जितना ज्यादा चार्ज उपस्थित होता है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर हम इस चारों को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका ये होगा, इससे कम ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। सबसे कम रिएक्टिव आपका ये होने वाला। अगर अब इसको नंबरिंग कर दें, मान के चलिए A कर दें, इसको B कर दें, इसको C कर दें और इसको D कर दें, और इसके रिएक्टिविटी की अगर आप बात कर लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर आप बात कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, A, इससे कम कौन होगा, B, फिर कौन होगा, C, फिर कौन होगा, D। ये रिएक्टिविटी की कहानी है। अब हम क्या बोले, स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी का उल्टा होता है। स्टेबिलिटी की अगर हम बात कर लें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इस केस में, आपका D, फिर कौन होगा, C, फिर कौन होगा, B, फिर कौन होगा, A। A सबसे ज्यादा कम स्टेबल होगा यहाँ पे, क्योंकि A सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जो जितना रिएक्टिव करता है होता है वो उसका स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है, कम होती है। बात समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो ये सारी आपका ग्रुप किसके नाम से जाना जाता है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप के नाम से जाना जाता है। हम इसको आगे चल के डिटेल्स करने वाले हैं कि कहां पर हमारा स्टेबिलिटी घटती है, कहां पे स्टेबिलिटी बढ़ती है, किस केस पे रिएक्टिविटी घटती है, किस केस पे रिएक्टिविटी बढ़ती है। चलिए, तो ये था आपका प्लस आई इफेक्ट डालने वाला ग्रुप, आपको समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान से देखिए, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मतलब हमने क्या लिया था यहाँ पे, एक्स में पार्शियली नेगेटिव चार्ज, किसके आने की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से, इसीलिए इस एक्स को क्या नाम कहा गया, माइनस इंडक्टिव कहा गया। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहा गया। और नेगेटिव इफेक्ट डालने वाला क्या होता है आपका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हमने दोनों जगह पे इसलिए लिया कि हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है, ना इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करती है, इसलिए हाइड्रोजन को दोनों जगह पे लिखा गया। हाइड्रोजन से ज्यादा आपका प्लस माइनस आई इफेक्ट डालने वाला ग्रुप होता है आपका C6H5, इससे ज्यादा इफेक्ट डालने वाला होता है NH2, इससे ज्यादा डालने वाला होता है एल्कोहल OH, इससे भी ज्यादा माइनस आई इफेक्ट डालने वाला होता है OR, फिर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्रोमीन, एमाइड, फिर स्टर, फिर यह है आपका COCl, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, सल्फोनिक एसिड, साइनाइड, नाइट्रो, और इसको आप बोल सकते हैं अमोनियम आयन। सबसे ज्यादा प्लस माइनस आई इफेक्ट कौन डालता है, आपका अमोनियम आयन, और इससे कम आपका NO2। तो ये आपका सीरीज में लिखा हुआ है, आप इसको भी याद रखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम पे सबसे कम हाइड्रोजन, उसके बाद में बेंजीन, सबसे ज्यादा कौन, अमोनियम आयन, और इससे कम कौन, NO2 नाइट्रो जिसको कहते हैं। तो ये सारी ग्रुप क्या इफेक्ट डालता है, माइनस आई इफेक्ट डालता है। बात समझ में आया होगा, क्लियर। चलिए अब हम इसी को फिर से समझने का कोशिश करते हैं कि इस इंडक्टिव इफेक्ट पे आपका बॉन्ड नहीं टूटती, केवल इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, शिफ्ट होता है। आप याद रखेंगे, ये बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बीच में ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड फ्यूज नहीं होती है, केवल क्या होती है,
पार्शियली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करती है। अब ये पॉइंट भी याद रखेंगे। इन दिस केस लिख लीजिए, इन दिस केस बॉन्ड कैन नॉट बी फ्यूज्ड, मतलब इस केस में बॉन्ड आपका नहीं टूटता है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स इज डिस्प्लेस, केवल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होती है, बॉन्ड नहीं टूटता। बॉन्ड कैन नॉट बी फ्यूज्ड, वहां पे बॉन्ड आपका नहीं टूटता, केवल इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होती है। क्लियर? तो चलिए इसकी एप्लीकेशन की हम बात करेंगे और इस एप्लीकेशन में हम जानने का कोशिश करेंगे कि कहां पे हमारा स्टेबिलिटी बढ़ती है और कहां पे स्टेबिलिटी घटती है। तो चलिए चलते हैं इस इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन की ओर। चलिए हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इसकी क्या एप्लीकेशन होती है उसको थोड़ा सा आप समझेंगे। देखिए पहला एप्लीकेशन क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन यानी कि C के ऊपर में प्लस का साइन, क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोकेटायन कहते हैं। ये कहां पे स्टेबल होता है, तो जब आपका प्लस आई इफेक्ट हो तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। प्लस आई इफेक्ट को बढ़ाने पर कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बढ़ती है, जबकि माइनस आई इफेक्ट को बढ़ाने पर कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी घटती है। ये बात आप याद रखेंगे। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, यानी कि जिसमें हमारा कार्बन के ऊपर में माइनस चार्ज प्रेजेंट हो। इस केस में क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट बढ़ाने पर कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी बढ़ती है, जबकि प्लस आई इफेक्ट बढ़ाने पर कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी घटती है। ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट बढ़ाने पर बढ़ती है, माइनस आई इफेक्ट बढ़ाने पर घटती है। फ्री रेडिकल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इस केस पे यानी कि फ्री रेडिकल्स, ये कार्बन के ऊपर में इस तरह से कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हो, इसको क्या कहा जाता है, फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। इस केस में क्या होगा कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ाएंगे तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी बढ़ेगी, माइनस आई इफेक्ट बढ़ाएंगे तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी घटेगी। अब ये पॉइंट भी याद करेंगे। 4 पॉइंट पे आइए, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड यानी कि अल्काइल ग्रुप के साथ में कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो इस केस में क्या होगा, माइनस या प्लस आई इफेक्ट को बढ़ाने से बढ़ेगा और घटाने से घटेगा। दोनों ही केस में प्लस आई बढ़ाएंगे तब भी बढ़ेगा, माइनस आई बढ़ाएंगे तब भी बढ़ेगा। माइनस आई को घटाएंगे तब घटेगा, प्लस आई घटाएंगे तब भी घटेगा। इसलिए हम इसको एक साथ लिख दिए हैं, प्लस माइनस आई। 5 नंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ आई इफेक्ट बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि प्लस आई माइनस आई इफेक्ट बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि प्लस आई इफेक्ट बढ़ाने पर घटती है। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे। माइनस आई इफेक्ट बढ़ाने पर बढ़ती है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ाने पर घटती है। हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की। आगे ध्यान से देखिएगा, एमीन, एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई इफेक्ट बढ़ाने पर बढ़ती है, माइनस आई इफेक्ट बढ़ाने पर घटती है। किसका, एमीन का, RnH2 का। 7 पॉइंट में आइए, इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज, अगर हम क्या कर दें, दूरी को बढ़ा दें, देन बोथ प्लस माइनस आई स्ट्रेंथ डिक्रीज। इस केस में आपका प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों क्या हो जाती है, घट जाती है। किस केस में, दूरी के बढ़ने से। क्लियर? चलिए इसी के में हम एक एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल हम देखते हैं,
कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी हमने देख रखा है, ये देखिए कार्बन के ऊपर में प्लस का साइन, यानी कि I प्लस आई इफेक्ट बढ़ाने पर इसका स्टेबिलिटी बढ़ती है और माइनस आई इफेक्ट बढ़ाने पर घटती है। ध्यान से देखिएगा, ये हमने कुछ यहां पे A, B, C और D कुछ इस तरह से कंपाउंड लिख दिए। अब हमको यहां क्या देख रहे हैं, हमने पता किया, पढ़ के रखे हैं कि हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है ना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है, रिपल्सिव भी नहीं करती है, मतलब यहां पे जितना चार्ज प्रेजेंट है उतना ही चार्ज होगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ये CH3 ग्रुप होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने से क्या करेगा, दूर भेजेगा, मतलब यहां का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम होगा। यहां भी उसी तरह से दोनों ओर से इलेक्ट्रॉन्स इस प्लस को मिलेगा, तो इसकी अपेक्षा में इसका प्लस और कम होगा। यहां पे तीनों ओर से अगर इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज में भेजा जाए तो इसकी अपेक्षा में भी ये क्या हो जाएगा, और कम रिएक्टिव हो जाएगा। तो अगर हम इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, A, इससे कम B, इससे कम C और इससे कम D। तो ये बनता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। और स्टेबिलिटी की हम बात करें तो स्टेबिलिटी क्या होता है, रिएक्टिविटी का इन्वर्सली होता है, उल्टा होता है। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा आपका, D, फिर C, B, फिर A। आपको पता चल गया होगा क्यों, क्योंकि यहां का प्लस चार्ज क्या हो रहा है, तीनों ओर से इलेक्ट्रॉन मिलने से कम हो रहा है, खत्म हो रहा है वहां पे चार्ज धीरे धीरे, तो वो किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, वो अपने आप में क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये बातें आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हम और इसी में थोड़ी सी बात कर लें। ये भी देखिए ए में हमारा Br लगा हुआ है और इसमें क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो Br की अपेक्षा में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, आपका Cl है। मतलब ये हुआ कि Cl यहां से इलेक्ट्रॉन्स को Br की अपेक्षा में अपनी ओर क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से यहां पे क्या उत्पन्न हो जाएगी, अगर ये ज्यादा अट्रैक्ट किया इसका मतलब हुआ कि B A की अपेक्षा में ज्यादा रिएक्टिव होगा। और स्टेबिलिटी की बात करें तो A हमारा ज्यादा स्टेबल होगा किसकी रेस्पेक्ट में, B की रेस्पेक्ट में। बात पता चला होगा यहां पे कि Br Cl की अपेक्षा में कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो जहां पर Cl लगा हुआ है तो यहां का प्लस चार्ज को ये क्या करेगा, अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जबकि ये ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, ये ज्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से ये B का रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसका रिएक्टिविटी इसकी अपेक्षा में कम हो जाएगा। मतलब यहां पे A इज स्मॉलर देन B, मतलब A के पास में कम रिएक्टिविटी है B की अपेक्षा, लेकिन स्टेबिलिटी तो इसकी उल्टा होता है, A इज मोर स्टेबल देन B। तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कार्बोकेटायन का। थोड़ी सी अगर हम बात करना चाहें यहां पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा, तो कार्बोकेटायन को भी अब समझने में आपको देरी नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी चलिए हम कार्बोकेटायन को भी समझने का कोशिश करते हैं। ये एग्जाम की दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस पे आपका टोटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिका हुआ है, इसलिए आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की हम देखेंगे, साथ में देखेंगे इसकी रिएक्टिविटी। तो हम जानते हैं स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट बढ़ाने पर बढ़ती है और प्लस आई इफेक्ट बढ़ाने पर घटती है। ये हम एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन लगी हुई है, मतलब क्या हुआ, ना इलेक्ट्रॉन्स को वो अपने से रिपेल करती है ना अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, कौन, हाइड्रोजन। मतलब यहां पे जितना आपका नेगेटिव है उतना नेगेटिव बना हुआ रहेगा। लेकिन बी नंबर पे देखिए ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को
इधर सी की ओर भेज रहा है। मतलब पहले से यहां पे नेगेटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन और आ रहा है, मतलब ये हुआ कि इसकी अपेक्षा में यहां पे ज्यादा नेगेटिव बढ़ रहा है। यहां पे देखिए दो ओर से इस कार्बन को नेगेटिव मिल रहा है, मतलब ये हुआ कि नेगेटिव चार्ज इसकी अपेक्षा से यहां पे और ज्यादा होने लगा। इसमें क्या हुआ, इसमें तीनों ओर से इलेक्ट्रॉन्स उस सी को मिलने वाला है, तो उस सी में इलेक्ट्रॉन्स और इसकी अपेक्षा में और ज्यादा हो गया, तो जिसके पास में ज्यादा नेगेटिव होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो क्या हुआ यहां पे, अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, आपका डी, उसके बाद में सी, उसके बाद में बी और सबसे कम ए। इस केस में क्या हुआ कि सबसे कम रिएक्टिविटी आपका ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। डी सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ। कारण पता चला होगा, मान के चलिए कि यहां पे आपका एक ही नेगेटिव है, तो यहां पे ये इसकी नेगेटिव आने से यहां पे 2 गुना नेगेटिव बढ़ा, यहां से 2 ओर से आने से यहां 3 गुना नेगेटिव बढ़ा, और यहां 3 ओर से यहां पे आने से यहां 4 गुना नेगेटिव बढ़ा। तो जिसके पास में जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो इस केस में आपका डी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये देखिए सबसे ज्यादा डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात कर लें तो स्टेबिलिटी जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल इस केस में क्या होगा, ए। ए क्यों होगा, क्योंकि ए आपका रिएक्टिविटी कम है, और जिसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर कम होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। और इससे कम बी, सी, फिर डी। डी यहां पे सबसे कम स्टेबल है। क्लियर, यहां पे ध्यान से देखिएगा। फिर से क्या हुआ ये कि यहां पे माइनस चार्ज है, और ये माइनस चार्ज को ये बी आर अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है, कम ताकत से खींच रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि बी आर और सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीएल की ज्यादा होती है। तो इस केस में इस चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को बी आर अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज को ये बी आर अपनी ओर ज्यादा ताकत से खींच रहा है। इस वजह से क्या हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज यहां पे इसकी अपेक्षा में कम हुआ, और जहां पे चार्ज कम होती है, जहां पे चार्ज कम होती है उसका रिएक्टिविटी क्या होता है, कम होता है, जबकि इसकी अपेक्षा में यहां पे चार्ज क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहां पे बी आर सीएल की अपेक्षा में कम अपनी ओर इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब यह हुआ कि दोनों की रिएक्टिविटी की बात करें हम तो ए यहां पे ज्यादा रिएक्टिव हुआ किसकी अपेक्षा में, बी की अपेक्षा में। क्यों, क्योंकि इसके पास में इसकी अपेक्षा में ज्यादा नेगेटिव चार्ज है और यहां पे कम नेगेटिव चार्ज है। कारण कि ये नेगेटिव चार्ज को सीएल अपनी ओर खींच लिया, जबकि बी आर उतना ताकत से इस नेगेटिव चार्ज को नहीं खींच पाया, तो इसके पास में ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, जबकि ये कम रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिव में यहां पे क्या होगा, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। स्टेबिलिटी तो जस्ट इसका उल्टा होता है कि यहां पे क्या होगा, ए इज लेस स्टेबल देन बी। इस तरह से आप कार्बोकेटा एनायन का स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर लेते हैं फ्री रेडिकल्स की। फ्री रेडिकल्स किसको कहते हैं कि वो कार्बन जिसमें कोई एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, फ्री रेडिकल्स कहलाती है। और फ्री रेडिकल्स का मतलब क्या हुआ, देखिए ये कार्बन है, इसमें आप चाहे तो आर आर जोड़ सकते हैं, एच एच जोड़ सकते हैं, एक आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है, फ्री रेडिकल्स कहलाती है। अब फ्री रेडिकल्स पे आप क्या जानते हैं कि इसमें आप समझ लीजिए हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट बढ़ाइएगा तो इसका स्टेबल इंक्रीज होता है, अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ाइएगा तो इसका स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये बातें आप याद रखिएगा। तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिए क्या कहानियां बनी। यहां पे ये बना कि हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन्स ना रिपल्सिव है ना अट्रैक्टिव है, ये न्यूट्रल्स है, यहां पे जितना आपका ये फ्री रेडिकल है उतना ही है, लेकिन यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और इसको पेयरिंग करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब ये पेयर बना ले तो स्टेबल हो जाएगा, जबकि यहां से तो किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहा है, तो ये किसी भी तरह से यहां पे ये पेयर नहीं बना सकता। लेकिन यहां से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में आ रहा है,
तो ये कुछ हद तक उस इलेक्ट्रॉन्स को पाकर क्या करेगा, पेयरिंग बनाने का कोशिश करेगा। मतलब इसकी अपेक्षा में ये ज्यादा स्टेबल हो गया। इसमें 2 और इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से इसमें और ज्यादा पेयरिंग बनाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब इसकी अपेक्षा में ये कम रिएक्टिव हो गया। और इसमें तीनों ओर से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलने की वजह से इसमें जो रिएक्टिविटी है वो उससे भी कम हो जाती है।